हो गए, चलो जाए, हो जाए, देखो जाए। ठीक है बेटा, तो हम लोग क्या कर लिए थे, वेलोसिटी ऑफ इमेज हम लोग कर चुके थे। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कर लिए। वेलोसिटी ऑफ इमेज में किसी को कोई परेशानी ज़्यादा तो नहीं हुआ है ना, थोड़ा बहुत परेशानी अगर आता है तो उसको हम लोग लाइव सेशन में फिर से बोल रहे हैं, लाइव सेशन में उसको हम लोग दिक्कत को, डाउट को सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, तो कह रहे क्या कि ये सब हमारा बहुत बढ़िया चल गया था। आइए, और कहते क्या कि साहब हम लोग क्या पढ़ने वाले अब, तो कह रहे हैं साहब अब सर स्फेरिकल मिरर मतलब जो है ना, रिफ्लेक्शन जो है वो खत्म होने के अपने चरण सीमा पे है और अपना कदम उठा लिया है, बस रखेंगे तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, कैसे, तो ध्यान से देखिए, जो सेकेंड लास्ट टॉपिक ऑफ द स्फेरिकल मिरर हम लोग पढ़ेंगे बेटा, सेकेंड लास्ट टॉपिक मतलब ये जो पढ़ाएंगे इसके बाद एक और टॉपिक रहेगा। ठीक है, वो सेकेंड लास्ट टॉपिक जो आपका है वो होगा आपका कटिंग ऑफ द मिरर, मतलब मिरर को कट करना। याद करो जब आपको पोल बताया गया था बेटा, सब लोग से सुनेंगे अभी, कह रहे क्या कि तुम सोचो, हम लोग पहले हेडिंग डाल लो बेटा, कटिंग ऑफ मिरर, CUTTING, कटिंग ऑफ मिरर, कटिंग ऑफ मिरर मतलब मिरर को, है ना, मिरर को हम लोग काट रहे हैं, है ना, तो मिरर को काट रहे हैं तो इमेज कहाँ बनेगा, कहाँ इमेज कितने बनेंगे, किस पोजीशन में बनेंगे, ये सब चीज़ें हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे बेटा कटिंग ऑफ द मिरर में। तो बेसिकली तुम सोचो कि याद करो कि सब हमने जब आपको पोल का डेफिनेशन पढ़ाया था तो उस पोल में हम आपको एक वर्ड लिखे थे या बताए थे कि साहब व्हाट इज पोल, तो हमने बोला था कि द सेंट्रल पार्ट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल, जो हमने साहब 10th में पढ़ा था वही आपको बता भी दिया था। लेकिन हमने क्या कहा था कि साहब क्या पोल, क्या मिरर का हमेशा सेंट्रल पार्ट ही होगा, तो साहब ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, कि सेंट्रल पार्ट ऑफ द मिरर, सेंटर वाले को ही हम लोग पोल बोलेंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं है बेटा। हम लोग पोल अपनी सुविधा से, अपनी आवश्यकता से हम लोग पोल को मान सकते हैं। अब उसमें एक वर्ड और साथ साथ बोला गया था कि साहब कि बाय द कटिंग ऑफ द मिरर, मतलब मिरर को, दर्पण को अगर आप काट देते हो हैंगा कैंची से, कैंची से थोड़े कटेगा, तो कहते हैं क्या कि अगर आप दर्पण को क्या करते बेटा, काट दीजिएगा, तो काटने से पोल का पोजीशन चेंज नहीं होता है। बात समझ में आई? तो ध्यान से देखेंगे, हम लोग कटिंग ऑफ द मिरर पढ़ते हैं। अब ध्यान से देख, अब लौट चले, कहते हैं कटिंग ऑफ द मिरर। तो सोचो कि मान लो कि साहब हम लोग इसको एक एग्जांपल के थ्रू ही समझेंगे। मान लो कि ये हमारा एक दर्पण है। कौन सा दर्पण है बेटा? इस दर्पण को हम लोग बोलेंगे कॉनकेव मिरर। अच्छा, इस दर्पण का ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष, और ये पॉइंट कहलाएगा इसका पोल। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तुम सोचो कि मान लो कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है किसी मिरर का। ये क्या है बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और एक ऑब्जेक्ट है, वो इसी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट हमारा रखा गया है। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रखा गया। बोलो कोई दिक्कत बेटा? नहीं है, शाबाश, मजा आ गया। अब तुम सोचो, हम आपसे सिंपल एक सवाल पूछे बेटा कि ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इमेज कहाँ बनता है बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है। अरे यार, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा, और जितने हाइट का ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही हाइट की इमेज भी होती है। शाबाश बेटा। तो अगर ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी क्या बनेगा बेटा? पॉइंट इमेज ही बनेगा। अच्छा, अब कैसे? तो एक काम करो, तुम ध्यान से देखो, अगर प्रकाश की एक किरण अगर इस पोल पे गिरती है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जाती है, तो साहब ये वाला पॉइंट सेंटर से बेसिकली इस मिरर पे जा रहा है। इसका मतलब इस मिरर पे ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा। अरे सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस पॉइंट को, एस्फीयर के किसी भी पॉइंट को जोड़ने वाली जो रेखा होगी वो सब का सब क्या होगा? इस दर्पण पे लंबवत होगा। लंबवत मतलब 90 डिग्री पे होगा। मतलब ये जो लाइट आ रही है इस मिरर पे आएगी, कैसे आएगी? नॉर्मली आएगी। इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा? मतलब आपतन कोण का मान कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। मारेंगे 90 डिग्री। आपतन कोण का मान कितना होगा? 0 डिग्री।
अरे आएगी, नॉर्मली इंसिडेंट करी ना, मतलब आपतन कोण का मान, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया 0 डिग्री। तो जैसे आएगी वैसे ही चली जाएगी, क्यों? क्योंकि परावर्तन कोण का मान भी हो जाएगा 0 डिग्री, मतलब ऐसी आएगी ऐसी चली जाएगी। अच्छा अब तुम सोचो, हम लाइट ऐसे गिरा रहे हैं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट जा रही है, तो ये भी तो इसमें नॉर्मली गिरी ना, तो इसका मतलब ये भी लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएगी। अच्छा और ले लो बेटा, ये सब मिरर पे नॉर्मली, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो भी लाइन जाएगी वो सब मिरर पे नॉर्मल ही जाएगी बेटा, तो जैसे जाएगी वैसे ही आ भी जाएगी। अच्छा तो तुम सोचो कि ये रिफ्लेक्टेड रे, मतलब ये सब आ रही है ना बेटा, ये सब दर्पण से टकरा के आ रही है ना, तो ये सब इमेज यहीं पे बनाएगा ना, यहीं पे मिल रहा है तो इमेज भी हमारा यहीं पे बनेगा, यहीं पे हमारा क्या बनेगा इमेज। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज बन जाएगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या किया बेटा कि दर्पण हमारा यही है जिसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यही है, हमने दर्पण यही लिया, दर्पण हमने फिर से बेटा यही लिया, ध्यान से समझिएगा। और यही इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लिया, सी है बेटा, क्या है सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा तुम सोचो हम मिरर को, इन सब की रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी, यहां से यहां तक की दूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगी। अच्छा हम क्या करें, इस मिरर को काट करना चालू कर दो, कट 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 कर दिए बेटा, दिख रहा है, एगो मिरर ये हो गया, एगो मिरर ई 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 हो गया, छोटा छोटा मिरर नहीं हो गया। बोलो हाँ कि ना? तुम सोचो कि यही वाला मिररवा था बेटा, दर्पण क्या था, यही वाला दर्पणवा था, इसी दर्पणवा को हम क्या किए, छोटा 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 पार्ट्स में इसको काट दिए। काटने के बाद बाबू तुम सोचो कि अभी अगर इस सिचुएशन में रखा गया है तो इस हरेक का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर इस पॉइंट पे था, इस पूरे मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर इसी पॉइंट में था ना, तो तुम सोचो ऐसे काटने से क्या इस हर एक इंडिविजुअल मिरर, अब बहुत सारे इंडिविजुअल मिरर बन गए ना, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो मिरर बन रहा है, तो हर एक इंडिविजुअल मतलब अकेला जो दर्पण आपको दिखाई दे रहा है, इन सभी दर्पण का सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या अभी भी यही रहेगा? क्योंकि साहब इसी मिरर का नहीं, ये सब छोटा छोटा पार्ट्स है और हमने सिंपली काटा है, काटने के बाद मतलब ये वाला पार्ट खत्म हो गया, ये खत्म होने के कारण ऐसे 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 हमको बहुत छोटे छोटे मिरर मिले ना, तो उन सभी छोटे छोटे मिरर का सबका, इन मिरर का पोजीशन इसको उठा के यहाँ नहीं ना रखे हैं, सब मिररवा तो वही है बेटा, तो मिररवा जहां पे था सब वहीं पे है, इसलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर पहले इस पूरे दर्पण जब पूरा सौंसे था, क्या था बेटा, सौंसे पूरा था, भरा हुआ था, तो पूरा कंप्लीट मिरर था, उस कंप्लीट मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर तो यहाँ पे था, लेकिन अब छोटे छोटे सेगमेंट में हो गया, तो छोटे छोटे सेगमेंट में होने से भी इस मिरर का लोकेशन अगर चेंज नहीं कर रहे हैं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का भी लोकेशन चेंज नहीं होगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब तुम सोचो कि बेटा अगर हम ऑब्जेक्ट को अगर यहाँ रखते हैं, यहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर रखते हैं, तो तुम सोचो इमेज कहां बनेगा बेटा और कितने इमेजेस बनेंगे। तो कह रहा है क्या कि आप देखिए कि जब पूरा मिरर था तो ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था तो इमेज भी लाइट रिफ्लेक्ट होके इमेज भी कहां बनाती थी बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनाती थी। लेकिन अगर हम मिरर को ऐसे 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 क्या कर दिए बेटा, काट दिए, तो काटने से हर एक मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है या रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो बेटा चेंज नहीं हुआ। तो तुम सोचो अगर ऑब्जेक्ट यहीं पर रखेंगे तो यहां से भी क्या होगी कि लाइट अगर इस पे पड़ती है बेटा, पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होकर तो यहीं पे आएगी। अच्छा अगर हम दूसरा कोई दर्पण लेते हैं, ये लाइट ऐसे इस दर्पण पे पड़ी, अब पड़ने के बाद ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर तो यहीं पे आएगी ना, तो रिफ्लेक्टेड रे दोनों आपस में, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे आपस में यही ना मीट कर रहे हैं। इसका मतलब फिर से मास्टर साहब इमेजवा जो बनेगा, इमेजवा एजे बनेगा, क्या बनेगा बेटा, हेजे बनेगा इमेज, मतलब यहीं पे इमेज बनेगा बेटा। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं सर। तो कहे मास्टर
हैंग मिरर था तो वो इमेज एक ही को बन रहा था और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बन रहा था। और जब मिररवा को काट दिए तब वो साहब ऑब्जेक्टवा का इमेजवा यहीं पे बना है, साहब एक को बना है इमेज। अरे हाँ ना, तो बोल इमेज भी इमेज एक ही को बना ना, इमेज कहाँ बना, सेंटर ऑफ कर्वेचर ही बना, तो काटने से कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो हम कहेंगे बेटा काटने से तो हमको तो कोई ज़्यादा फर्क दिखाई नहीं दे रहा है कि साहब पहले भी एक इमेज बन रहा था, अभी भी एक इमेज बन रहा है। अब कह रहे क्या कि पहले इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर बन रहा था, अभी भी इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन रहा है। तो क्या फर्क पड़ा? तो बेटा कुछ फर्क नहीं पड़ा, इमेज में कुछ फर्क नहीं पड़ा। एक छोटा सा बारीक फर्क पड़ा है बेटा, वो क्या है? वो है इंटेंसिटी की। किसकी बेटा? इंटेंसिटी की। वो कैसे? तो अभी इसको समझा रहे हैं। फिलहाल ये है बिफोर कट, BEFORE, मतलब दर्पण को काटने से पहले, बिफोर कट, नंबर ऑफ इमेज फॉर्म। कितने इमेज बना बेटा? एगो 01 लिखो ना बेटा, कितने इमेज बना? 01 एगो। अच्छा, पोजीशन ऑफ इमेज, मतलब कहां पे बना? तो कहां बनना बेटा? C पे, एट C का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, अब ये कह रहा है आफ्टर कट, ये है बेटा आपका आफ्टर कट, कट कर दिए ना, आफ्टर कट मतलब कट करने के बाद नंबर ऑफ इमेज अब कितना? अभी भी मास्टर साहब 0 एक ही बनेगा। अच्छा, पोजीशन ऑफ इमेज, कहां बनेगा? तो एट C, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो तुम ध्यान से देखो बेटा कि साहब पहले भी इमेज एक ही बन रहा था, अभी भी इमेज एक ही बन रहा था। सर फर्क क्या हुआ? चेंज किस चीज का आया? तो ध्यान से देख बेटा, चेंज किसका आया? इसके बाद हम लोग देखेंगे यहां पे। मान लो कि यही हमारा दर्पण है बेटा, ये है आपका पोल, ये है आपका फोकस और ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है बेटा, आइए अब इसको हटा दीजिए, फोकस से कोई लेना देना नहीं है, ऑब्जेक्ट को हम यहीं रख रहे हैं। ध्यान से देखते हो बेटा बाबू, ध्यान से देखें। कह रहे कि अगर ऑब्जेक्ट को हम यहां पर रख दिए हैं तो देखो लाइट कैसे जा रही है। माने कि ये पूरा का पूरा लाइट यहां से निकली है बेटा, ये पूरा का पूरा लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी। अरे हाँ ना बोल बेटा, तो ये लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट होके ऐसे आएगी और ये लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट होके ऐसे चली जाएगी। नहीं, अच्छा अगर मान लो लाइट ऐसे मिरर पे पड़ेगी तो नॉर्मली आएगी, तो ये वापस कैसे आ जाएगी बेटा? ऐसे, ठीक है, ऐसे ये निकल जाएगी। इस ऑब्जेक्ट से ऐसे लाइट गिरी, इस ऑब्जेक्ट से ऐसे लाइट गिरी, तो ये ऐसे लाइट निकल गई। ठीक है, मतलब ये सब ऐसे ऐसे। थोड़ा सा इसको ध्यान से देखने वाली चीज़ है बेटा, नहीं तो बाद में नहीं समझ में आएगा। अब आप देखो कि इस पूरे इस सेगमेंट पर लाइट गिर रही है, वो पूरा का पूरा लाइट इस पे गिरी पड़ी और यही लाइट फिर से यहाँ पे आई और यहाँ से ये डाइवर्ज कर गई। ठीक है, तो ये एक सेगमेंट आपका यहाँ पे आपको बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, दूसरा क्या है कि साहब
कि ये लाइट इस पे गिरी, टकराई, वापस आ गई, और ये लाइट इस पे गिरी, टकराई, वापस आ गई। मतलब यहां से ये वाली जो लाइट इस पे गिर रही है, इस दर्पण पे जो गिर रही है बेटा, वो पूरा का पूरा लाइट ऐसे आ रही है, ये ऐसे आई और ये ऐसे आई, मतलब वो इस सेगमेंट में आ रही है बेटा, आ रही है। अच्छा, अब ये वाली, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं। अभी टेढ़ा ही होगा नहीं। ठीक है, अब आप ध्यान से देखना बेटा कि ये वाली लाइट रे ऐसे आ रही है और ये ऐसे ब्लू कलर में निकल जा रही है, और ये वाली ब्लैक लाइट रे ऐसे आ रही है, ऐसे चली जा रही है, ऐसे आई ऐसे चली गई। तो तुम सोचो कि ये है हमारा सेगमेंट 1। इस सेगमेंट 1 पे जो भी लाइट आ रही है वो रिफ्लेक्ट होके इसी सेगमेंट 1 में आ रही है, रिफ्लेक्ट होके यही लाइट यहां से निकल जा रही है। अच्छा, सेगमेंट मान लो इसको 2 मानो, तो इस सेगमेंट 2 में ये जो लाइट ऐसे गिर रही है, ये पूरा का पूरा लाइट यहीं पे आ रही है, ये हो गया सेगमेंट 2, इसी सेगमेंट में निकल रही है, और ये हो गया आपका सेगमेंट 3। इस सेगमेंट 3 से ये जो लाइट आ रही है, इस पे पर ये टकराने के बाद ये इस पे ऐसे निकल जा रही है, तो ये सेगमेंट 3 में पूरा लाइट आ रही है, बोल आ रही है। हमने क्या किया कि अब इस दर्पण को हमने काटना चालू कर दिया, मतलब ये है बिफोर कट, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि इसी में हम कटिंग कर दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम कट कर देंगे, ये है बिफोर कट, बिफोर कट, इस पे भी इमेज तो हमारा यहीं बनेगा बेटा, लाइट आ रही है, रिफ्लेक्ट होकर सब यहीं पे मिल रही, तो इमेज यहां बना, इमेज हमारा यहीं पे बनेगा, ठीक है। तो इस पे भी इमेज, नंबर ऑफ इमेज बराबर 1 हो जाएगा, और पोजीशन हो जाएगा, पोजीशन ऑफ इमेज वो भी हो जाएगा हमारा 0 एट सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर की इमेज। अब तुम सोच, अगर मान लो कि इस दर्पण को हमने काट लिया, यही दर्पण है बेटा, ठीक है, और ये इसका क्या है बेटा, पो। अब सोचो कि मान लो बेटा ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट हमारा यहीं पे, इसी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर का पॉइंट है। अब मान लो बेटा कि साहब हमने इस दर्पण को यहां से लेके यहां तक हटा दिया, इतना पोर्शन हमने कट कर लिया। क्या कर लिया बेटा, कट कर लिया, ठीक है, ध्यान समझिएगा। इतना पोर्शन में क्या कर लिया, कट लिया। अब इतना पोर्शन कट करने से तुम सोचो कि एक मिरर ये बना, अब एक मिरर ये बना, 2 मिरर बने, लेकिन 2 मिरर बनने से इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, जो पहले था वही अभी भी इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अच्छा, इस मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, तो जितना पहले था अभी भी उतना ही रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा बेटा। और पोजीशन इस मिरर का वहीं पे रहा, इस मिरर का वही पोजीशन रहा, तो इसका मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर का भी पोजीशन चेंज नहीं हुआ है बेटा। आइए अब तुम ध्यान से सोचो, यहां से लाइट इस बेसिकली इस पॉइंट पे जो गिरी है वो वापस रिफ्लेक्ट होकर इसी पॉइंट पे ऐसे आ गई, ऐसे आएंगी ना। और एक लाइट जो यहां पे जो गिरी है, लाइट ऐसे जो गिरी है वो वापस रिफ्लेक्ट होके ऐसे ही बेटा आ गई, ऐसे रिफ्लेक्ट होके आ जाएगी। तो हमको ये वाला फील्ड दिखाई दिया। अच्छा, बहुत बड़ा हो जा रहा है, छोटा ही कर लीजिए। हमको ये वाला फील्ड दिखाई दिया। दूसरा कि साहब एक लाइट दर्पण पे यहां गिरी, ऐसे रिफ्लेक्ट होके आ गई, ठीक है, ये सीधा मान लो थोड़ा सा।
और एक लाइट इस दर्पण पे ऐसे पड़ी, नॉर्मली पड़ रही है बेटा, तो नॉर्मली आ भी जाएगी, और ये लाइट ऐसे बाहर निकल गई, ये भी लाइट रिफ्लेक्ट होके ऐसे आ गई ये वाले रीजन। अब आप ध्यान से सोचोगे बेटा, अब आप ध्यान से सोचो बेटा, ध्यान से सोचो कि जो लाइट इस ऑब्जेक्ट से, जो लाइट बेसिकली इस यहां से यहां तक वाले इस वाले पोर्शन पे जो लाइट गिर रही है वो बेसिकली ऐसे आ रही होगी बेटा, और ये क्या वापस रिफ्लेक्ट होके आ रही है? तो नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि अब मिरर यहां पे नहीं है। पहले क्या रहा था कि इस पूरे सेक्शन पे जो लाइट आ रही थी बेटा, वो पूरा का पूरा पढ़ने के बाद यहां से रिफ्लेक्ट हो जा रही थी, और वही लाइट ए पोर्शन में आ रहा था। मतलब ये वाला जो पोर्शन है ये आपका सेकंड का है, ये वाला थर्ड का है, तो ये वाला पोर्शन सेकंड का है, ये वाला थर्ड का है। तो तुम सोचो कि ये जो फर्स्ट पोर्शन में यहां पे कोई भी लाइट उधर से रिफ्लेक्ट होके फर्स्ट पोर्शन में आ रही है, यहाँ पे फर्स्ट पोर्शन में आ रही थी, लेकिन अभी यहाँ पे जो भी लाइट आएगी वो इधर ही चली जाएगी, वापस तो आ नहीं पाएगी। तो तुम सोचो जब आ नहीं पाएगी तो हमको यहाँ से यहाँ तक ये जो पार्ट है, ये पार्ट हमें क्या दिखाई देगा? डार्क, अंधेरा। क्यों? क्योंकि साहब यहां से यहां तक लाइट जा रही है और वापस रिफ्लेक्ट होके आ ही नहीं रही है। तो जब वापस रिफ्लेक्ट होके नहीं आएगी तो इतना ही पोर्शन लाइट रिफ्लेक्ट होके नहीं आ रही है। तो इसलिए इतना पोर्शन में अगर आप अपना त्रिनेत्र रखिएगा बेटा, तो त्रिनेत्र रखिएगा तो साहब उस त्रिनेत्र से कोई फायदा नहीं होगा, कुछ नहीं दिखाई देगा। लेकिन यहां पे आप अपना नॉर्मल आंख भी रखिएगा तब भी आपको इस ऑब्जेक्ट का इमेज दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि साहब यहां पे दर्पण है और यही पार्ट रिफ्लेक्ट होके आपको यहां पे मिल रही है। यहां पे भी दर्पण है और यही पार्ट रिफ्लेक्ट होके आपको यहां पे मिल रही है बेटा। लेकिन यहां के कारण, मिरर नहीं होने के कारण यहां पे इमेज नहीं बन पा रहा है, लाइट रिफ्लेक्ट होके नहीं आ रही है बेटा। तो तुम सोचो दर्पण के काटने से नंबर ऑफ इमेज अभी भी बनी है। इधर भी आफ्टर कट, ये क्या है बेटा? आफ्टर कट। आफ्टर कट अगर देखोगे तो नंबर ऑफ इमेज इसमें भी जीरो, एक ही बना, यहीं पे इमेज बनेगा क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, जितने भी रिफ्लेक्टेड रे हैं यहीं पे आके मीट कर रही है, तो नंबर ऑफ इमेज बेटा हमारा एक ही बना। और साथ साथ अब आप देखिएगा कि पोजीशन जो आपका दिखाई दिया, पोजीशन ऑफ इमेज मतलब प्रतिबिंब का जो स्थान है वो कहां पे है बेटा? वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही अभी भी दिखाई दिया। तो तुम सोचो कि अगर मिरर को हम पूरा काट के ही निकाल दिए हैं तो साहब इतना पोर्शन काट के ही निकाल दिए तो हमको क्या फायदा हुआ साहब? इमेज अभी भी इसमें उतना ही बन रहा है, इसमें भी उतना ही इमेज बन रहा है। बिफोर कट भी नंबर ऑफ इमेज वन ही था, आफ्टर कट भी नंबर ऑफ इमेज वन ही है। तो साहब कट करने से फायदा क्या हो रहा है? कुछ तो चेंज नहीं हो रहा है। तो बेटा चेंज हुआ, जो कि आप देखिएगा कि अगर यहाँ पे और यहाँ पे अगर अपना आंख रखिएगा तो आपको इमेज दिखाई देगा, लेकिन अगर जैसे आप यहाँ पे आंख रखिएगा तो आपको इमेज दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब कि साहब यहां ये वाला जो इमेज होगा, इस इमेज की इंटेंसिटी मतलब तीव्रता ज्यादा होगी बेटा, लेकिन यहां पे जो इमेज बन रहा है इसकी इंटेंसिटी डाउन होगी, कम होगी। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कि यहां पे जो इमेज बन रहा है ये माने कि 100 रे से बन रहा है, 100 रिफ्लेक्टेड रे से इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन यहां पे जो इमेज बन रहा है तो उसका 1/3 पोर्शन तो कमी हो गया ना। तो 30 गो रे, माने कि 3 तरीके 9 33 गो रे कम हो गया, तो करीबन 77 गो रे आपको बचा कि नहीं बचा बेटा? तो अब यहां पे 100 रे, 100 रिफ्लेक्टेड रे गई, 100 इंसिडेंट रे पड़ी, 100 ही रिफ्लेक्ट होके आ गई, तो 100 रिफ्लेक्टेड रे से इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन यहां पे 33 गो तो निकल गया बेटा, वो तो आ ही नहीं रहा है, तो बचा 33 गो ही या 33 गो ही, 33 66 नहीं, 100 का 1/3 पार्ट कितना होगा? 66 आते, हाँ ठीक है।
तो अब मान लो कि 33 प्लस 33, तो टोटल ये 33 और ये 33 मिलके 66 रेज, 66 रिफ्लेक्टेड रे ही मिलके इमेज का फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहाँ पे 100 गो रे था, यहाँ पे 66 रे है बेटा। इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ रेज कम हो गए। इसका मतलब ये समझिए कि इंटेंसिटी क्या हो गई बेटा, कम हो गई। इंटेंसिटी का मतलब क्या हो गया, ध्यान से समझिए। जैसे हम बोले कि साहब अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे लाइट खूब ज्यादा पड़ रहा है, यहाँ पे लाइट क्या कर रहा है, कम पड़ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे इंटेंसिटी क्या है, लाइट की तीव्रता कम हो गई है बेटा। बोलो कोई दिक्कत। जैसे आप देखिएगा कि यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है और यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी क्या है, कम है। क्यों? क्योंकि साहब वहां पे कम नंबर ऑफ रेज आ रही हैं। क्या इतनी बात समझ में आया कि मिरर को अगर कट कर रहे हैं सिंपल ऐसे, तो सिंपली कटिंग से मिरर में नंबर ऑफ इमेजेस चेंज नहीं होगा, जितना था उतना ही रहेगा। लेकिन अब आप सोचिए थोड़ा सा, हम लोग अगले वैरायटी पे आ रहे हैं, उसमें क्या चेंज हो जाएगा बेटा, उसकी इंटेंसिटी चेंज हो जाएगी। थोड़ा सा ध्यान से देखना बेटा। जैसे क्वेश्चन आपको आया कि एक दर्पण है, कॉनकेव मिरर, इस दर्पण का ये हो गया प्रिंसिपल, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस, और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, फोकस का अभी हटा दीजिए, फोकस काम अभी है नहीं, तो ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है, कह रहा है कि साहब एक ऑब्जेक्ट जो है वो इसी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा गया है। ठीक है, और एक जो है यहां से इस मिरर को कट कर लिया गया। क्या कर लिया गया, कट कर लिया गया। मतलब यहां से ऐसे दर्पण है ना, इस मिरर को ऐसे हमने क्या कर दिया, कट कर दिया। तो अब बेसिकली दर्पण क्या हो गया, एक दर्पण ये हो जाएगा और एक दर्पण आपका ये हो जाएगा, समझिएगा। तो कट करने के बाद ऊपर वाले हिस्सा को 1 mm ऊपर और नीचे वाले हिस्सा को 1 mm नीचे कर दिया गया। ध्यान समझना बेटा। यही प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस यही है। अब जो आपका दर्पण है, कह रहा है कि इसको बीचे बीचे आधा आधा काट लिया गया पोल से। कह रहा है ऊपर वाले सेगमेंट को यहां से 1 mm ऊपर शिफ्ट कर दिया गया और नीचे वाले सेगमेंट को यहां से 1 mm नीचे शिफ्ट कर दिया गया। मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहां से यहां तक की जो लेंथ हो गई वो 1 mm हो गया बेटा, यहां से यहां तक की लेंथ हो गई 1 mm शिफ्ट कर दिया गया। बोलो कोई दिक्कत बेटा नहीं। अब तुम सोचो कि साहब इस पूरे दर्पण का पोल तो यहीं पे है ना, तो साहब काटने से क्या दर्पण का पोल चेंज हो गया? हम आपको बताए थे बेटा, यही क्वेश्चन है, समझिएगा बेटा ध्यान से। हमने क्या बोला था कि मिरर को कट करने से उस मिरर का पोल चेंज नहीं होगा। तो सोचो इस दर्पण का पोल कहां पे है, यहां पे है। तो इस दर्पण का पोल बेसिकली था कहां पे, तो इस दर्पण का पोल था यहां पे सर, इस दर्पण का पोल था यहां पे, यहीं पे ना था और यही ना हट गया ऊपर ऊपर। तो तुम सोचो कि अब ऐसा नहीं कि इस दर्पण का पोल बेटा आप यहाँ पे सेंट्रल पार्ट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल, तो अब है ना मान लीजिए सेंटर ना, यहीं पे पोल होगा बेटा। यहाँ पे पोल अब नहीं मानेंगे, यहाँ पे पोल मानेंगे तो सब चीज गड़बड़िया जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, गड़बड़िया जाएगा। तो विद बाय द कटिंग ऑफ द मिरर द लोकेशन या पोजीशन ऑफ द पोल विल नेवर चेंज। तो सोचो अभी भी पोल इसका यहाँ पे है, अभी भी पोल इसका यहाँ पे है। इसका मतलब ये वाला हो गया आपका पुरनका प्रिंसिपल एक्सिस, ये वाला पुरनका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये वाला हो गया अब इसका प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो डॉटेड लाइन आपको दिखा रहे हैं बेटा,
इसका प्रिंसिपल एक्सिस। बोलो कोई दिक्कत? अब तुम सोचो कि अगर हम मिरर को ऐसे ऐसे कट कर लिए हैं तो इस मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या चेंज कर गए बेटा? नहीं, कट करने से मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज नहीं होगा। इसका एकदम छोटा सा पार्ट भी ले लोगे, छोटा सा पार्ट भी, तब भी उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर बेटा वही रहेगा। तो तुम सोचो कि अगर इसका पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या था? सी था, तो इसका भी सेंटर ऑफ कर्वेचर यहीं पे मिलेगा बेटा, सी डैश, इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको दिखाई देगा सी डैश, इसका यहाँ पे। ठीक है, सो दोनों हमारे क्या होगा? सेम ही होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहाँ था बेटा? ऑब्जेक्ट था हमारा यहाँ पे। ऑब्जेक्ट तो यही रख दिए। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन अब समझिएगा बेटा, ये क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन लिखा नहीं है, अभी समझा रहे हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि एक कॉनकेव मिरर है, समझिएगा, एक कॉनकेव मिरर है, उस कॉनकेव मिरर को कट कर दिया गया उसके पोल पे। ठीक है, अब पोल पे कट करने के बाद जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको 1 mm ऊपर और नीचे वाले को 1 mm नीचे ऐसे खिसका दिया गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है? ऑप्टिकल प्रिंसिपल एक्सिस के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा गया था, तो ऑब्जेक्ट तो यहीं पे है। अब मिरर को ऊपर और मिरर को नीचे खिसका दिया गया। तो कह रहे हैं क्या कि अब इस सिचुएशन पे नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा और दोनों इमेजेस की बीच की दूरी कितनी होगी, यही आपसे पूछा गया है। कह रहा है क्या कि ध्यान से देखिए, अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ f is cut about the principal axis. Now UPPER upper part मतलब ऊपर वाला जो हिस्सा है, अपर पार्ट मूव 1 mm perpendicular to principal axis, while lower part move 1 mm move 1 mm up perpendicular to principal axis, while lower part move 1 mm down from principal axis. Then find the number of image formed find the number of image formed and distance between those images. ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया। समझ में आएगा क्वेश्चन बेटा? पक्का क्वेश्चन क्या किया समझ में आया कि दर्पण था, उसका फोकस कितना दिया हुआ है? f दिया हुआ है। इसको यहां से कट कर लिया गया, ऊपर वाले हिस्सा को 1 mm ऊपर, नीचे वाले हिस्सा को 1 mm नीचे कर दिया गया। तो कह रहा है क्या कि ऑब्जेक्ट तो वही रह गया। तो अब कह रहा है कि अब इमेज कितना बनेगा। अब तो ध्यान से सोच बेटा कि इसका प्रिंसिपल एक्सिस, तो अब इस मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस तो ये हो गया, और इस दर्पण का प्रिंसिपल एक्सिस तो बेटा ये हो गया। बोल हो गया। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर अब यहां पे आ गया, क्योंकि 1 mm उठ गया है,
और इस मिरर का सेंटर ऑफ इस मिरर का सेंटर से प्रिंसिपल एक्सिस नीचे आ गया और सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अब तुम ध्यान से देखोगे कि इस दर्पण के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे है बेटा, यहाँ पे है। इस दर्पण के लिए बेटा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, यहाँ पे है, जो कि इस प्रिंसिपल एक्सिस से 1 mm नीचे होगा। बोल हाँ कि ना। तो तुम सोचो कि अगर ये हमारा मिरर होता था बेटा, ये होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट अगर ऐसे है तो इसका इमेज कहाँ बनता है, तो ऑब्जेक्ट सर जो इमेज बनेगा, ये ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा, और जितनी हाइट का ऑब्जेक्ट है उतनी हाइट का इमेज भी बनेगा, लेकिन साथ साथ इरेक्ट की इन्वर्टेड, तो इन्वर्टेड मतलब ऑब्जेक्ट नीचे है तो इमेज बनता है ऊपर बेटा। बोलो याद है कि नहीं याद है बेटा, इन्वर्टेड इमेज बनता था, एकदम याद है, इस कंडीशन याद होगा बेटा, फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब पढ़ के नहीं आइएगा, एक बोर्ड जाइएगा तो ना आपको समझ में आएगा और ना हमको समझाने में मजा आएगा। ठीक है, आइए, मजा ले रहे हैं ना, लेते रहिए। जीवन का आनंद लेना जरूरी है बेटा, लेकिन पढ़ना उससे भी जरूरी है। आइए, तो तुम सोचो कि इस प्रिंसिपल एक्सिस के लिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑब्जेक्ट यहाँ पे है ना बेटा, तो ऑब्जेक्ट यहाँ से 1 mm नीचे है, तो बोल इसका इमेज कहाँ बनेगा, बोल कहाँ बनेगा इसका इमेज, ऊपर। इसका इमेज ऑब्जेक्ट नीचे है तो इन्वर्टेड इमेज बनता है ना। अरे इमेज ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, ऑब्जेक्ट यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ना, तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। 1 mm ऊपर है तो 1 mm ये वाला डिस्टेंस 1 mm है ना, तो इसलिए इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज होगा वो होगा 1 mm नीचे। तो एक इमेज तो बेटा यहां पे बनेगी I1। बोल बनेगा कि नहीं बनेगा? इस मिरर के लिए इस ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे हो गया तो इमेज प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर हो जाएगा। 1 mm का ऑब्जेक्ट है तो 1 mm का इमेज भी बन जाएगा। आइए फिर देखिए, इस दर्पण के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ है बेटा? ऑब्जेक्ट तो यहां पे है, यहां पे। तो इस प्रिंसिपल एक्सिस से ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है, कितनी हाइट पे है? क्या ये भी इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये ना, और ऑब्जेक्ट 1 mm हाइट पे हो गया ऊपर ना बेटा। अब इस प्रिंसिपल एक्सिस ये हो गया और ऑब्जेक्ट कैसे है? ऊपर। तो इसका मतलब इमेज जो होगा बेटा, इमेज कहां बनेगा? तुम ध्यान से बताना बेटा, इमेज कहां बनेगा? तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। जितनी हाइट का ऑब्जेक्ट होगा उतनी हाइट की इमेज भी बनेगी, और इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनती है, मतलब ऑब्जेक्ट ऊपर है तो इमेज 1 mm नीचे बनेगा और यहीं पे साहब दूसरा इमेज बनेगा। बोलो हाँ कि नहीं? तो साहब कितने इमेजेस बनेंगे? तो सॉल्यूशन में आप लिखिएगा नंबर ऑफ इमेज बराबर क्या गो? एगो ही एगो ही, कितना? 2 इमेज बना। अब क्वेश्चन पूछा कि डिस्टेंस बिटवीन द टू इमेजेस, यही ना पूछा डिस्टेंस, तो पूछेगा डिस्टेंस बिटवीन 2 इमेजेस बराबर कितना होगा? तो साहब अब ध्यान से देखिए, यहां से यहां तक की दूरी नाप लिया जाए तो यहां से यहां तक 1 mm, यहां से यहां तक 1 mm, 1 mm 1 mm, 2 mm, एक 3 mm और एक 4 mm। तो कितना होगा बेटा? 4 mm हो गया। ये आपका आंसरवा हो गया, ये भी आपका आंसरवा हो गया। बोलो कोई दिक्कत? समझ में आया गया? पक्का? तो ये है आपका कटिंग ऑफ द मिरर। आपको समझ में आना चाहिए कि विद द कटिंग ऑफ द मिरर द पोजीशन ऑफ द पोल विल नेवर चेंज। बोलो कोई दिक्कत? समझ में आया बेटा? एकदम खूबसूरती के साथ इसको उतार लीजिए। और ऐसे ही हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा मिरर का कटिंग, ऐसे हम लोग लेंस का कटिंग भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ जाइए। जैसे एक क्वेश्चन हम आपको देता हूं बाबू, देखो तो
क्वेश्चन क्या है, बाबू हम लोग पढ़ने वाले हैं, कटिंग ऑफ द मिरर पढ़ लिए ना, इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले कॉम्बिनेशन ऑफ द मिरर। क्या पढ़ने वाले बेटा? कॉम्बिनेशन ऑफ द मिरर, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन हम लोग देते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझो तो बेटा। कह रहा है कि एक प्लेन मिरर है हैंगा, ये कौन सा मिरर है बेटा? समतल दर्पण प्लेन मिरर ऐसे है, और एक मिरर ऐसे है, मतलब काट के आधा पोर्शन इधर रखा गया है, ठीक है। चलो चाहे इसको ऐसे रख लो, ठीक है। ये प्लेन मिरर है और ये कॉनकेव की कॉन्वेक्स मिरर, तो ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब आइए, कह रहा है क्या कि यहां पे बेटा ऑब्जेक्ट है, कह रहा है इस दर्पण की फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर बेटा? 10 सेंटीमीटर है। अच्छा, यहां से ये ऑब्जेक्ट जो है वो 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ है, ये भी बहुत बढ़िया। और यहां से जो ऑब्जेक्ट है वो 20 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया है। क्वेश्चन हम आपसे पूछें कि फाइंड, बताएं द नंबर, फाइंड द टोटल, टोटल TOTAL, TOTAL, टोटल नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड, मतलब कुल कितना इमेज बनेगा बेटा, वही आपको क्या करना है, बताना है। तो तुम ध्यान से सोचो बेटा। ई हो गया हमारा मिरर 1 मान लो, और ई हो गया हमारा मिरर 2। पहले हम मिरर 1 के लिए देखें, फॉर M1, दर्पण 1 के लिए देखो तो बेटा, ई हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अरे इस दर्पण पे जो लाइट गिरेगी वो तो ऐसे नहीं गिरेगी बेटा, तो इसके इधर हो जाएगा निगेटिव और इसके इधर क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव। इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है, तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो मेजर होगा वो पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन में निगेटिव। तो फॉर मिरर 1 के लिए यू बताओ तो, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा, प्लस 10 सेंटीमीटर की माइनस 10 सेंटीमीटर, माइनस 10 सेंटीमीटर। शाबाश बेटा। फोकल लेंथ इसकी कितनी होगी, तो साहब ई कर्व का फेस इधर न है, तो इसका मतलब साहब इसका फोकस तो कहीं इधर होगा, तो फोकस क्या होगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव, तो फोकस होगा पॉजिटिव। बहुत बढ़िया बेटा, मजा आ गया। 10 सेंटीमीटर, तो इमेज बराबर कितना हो जाएगा, तो V बराबर, फॉर्मूला याद है, V बराबर U इंटू एफ बाई यू माइनस एफ। शाबाश बेटा। तो ये हो जाएगा U का वैल्यू होगा -10 गुने 10 बटा -10 -10, तो ये हो जाएगा आपका 10 गुने 10 बटा माइनस का 20, तो माइनस माइनस मार दिया, ये कटा, 2 पचे 10। तो इसलिए जो V बराबर आ गया 5 सेंटीमीटर प्लस का, मतलब जो इमेजवा बनेगा सर वो है ने कहीं 5 सेंटीमीटर पे इमेज बनेगा। एक इमेज तो यहां बन जाएगा। कैसे, तो ये लाइट ऐसे आएगी और ये बेसिकली ऐसे रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी, तभी ना एक लाइट ऐसे जाएगी और ऐसे चली जाएगी, चूंकि ये पोल पे आ रही है बेटा, तो जैसे आएगी वैसे ही चली जाएगी। तो एक रिफ्लेक्टेड है ऐसे, तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड है, यहाँ पे कट करेंगे, इसका अंदर यहीं पे इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो साहब यहाँ पे हो गया। अच्छा, अब तुम सोचो कि बेटा कि इस ऑब्जेक्ट से जो भी लाइट रे इस मिरर पे पड़ेगी, क्या वो रिफ्लेक्टेड रे क्या इस दर्पण पे वापस आ सकती है? कभी भी नहीं आएगी, क्योंकि यहां से एक रे यही है जो दर्पण पे आ सकती है बेटा, लेकिन इसके बाद इसके ऊपर जो भी रे डालिएगा वो सब का सब बेटा ऊपर की ओर निकल जाएगा।
ठीक है, वो कभी भी ये रिफ्लेक्टेड रे कभी भी इस दर्पण पे आ नहीं सकती है। और जब ये रिफ्लेक्टेड रे इस मिरर पे जब नहीं आएगी, इसका मतलब इधर इसका जो भी इमेज होगा वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम नहीं करेगा। याद आ रहा है, हम लोग पहले किए थे ऐसा। तो साहब इसके लिए ये इमेज जो है इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम तब करता जब यहां से लाइट ये जो रिफ्लेक्ट अगर होती और इस दर्पण पे आती तो ये वापस ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम होता और इमेजेस हमारे बनते जाते। बोलो कोई दिक्कत नहीं साहब। लेकिन यहां से जो भी लाइट रे आ रही है वो लाइट रे इस पे पड़ने के बाद यहां से क्या करेगी बेटा, रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऊपर की ओर और ये रिफ्लेक्टेड रे कभी भी इस दर्पण पे आ नहीं सकती है। इसलिए इस ऑब्जेक्ट का इस मिरर के लिए एक इमेज यहां पे बनेगा, इससे ज्यादा अब ये इमेज इस दर्पण के लिए ऑब्जेक्ट काम नहीं करेगा। इसका मतलब इमेज दोबारा अब इसका इमेज बनना पॉसिबल नहीं है। आइए दूसरा, तुम सोचो बेटा कि अगर एक लाइट रे इस दर्पण पे अगर गिराया जाए तो साहब इससे लाइट रे आएगी तो जिस एंगल से आएगी बेटा क्या उसी एंगल से वापस चली भी जाएगी। तो तुम सोचो कि ये रिफ्लेक्टेड रे क्या कभी इससे मिट करेगी? तो नहीं। अगर इसको पीछे एक्सटेंड कीजिएगा तो एक इमेज आपको यहां पे बनते हुए नजर आएगा, रिफ्लेक्टेड रे ये है, और एक जैसे ये नॉर्मली आ जाएगी लाइट रे तो ये सब ऐसे नहीं, ये लाइट रे अगर जैसे ऐसे आएगी तो साहब यहां से टकरा के वापस ये ऐसे ही चली जाएगी। नहीं तो लगेगा कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है यहां से आ रही है, तो एक रिफ्लेक्टेड रे ये और एक रिफ्लेक्टेड रे ये आपस में एक दूसरे को मीट कर रहे हैं इस पॉइंट पे, तो इमेज का एक फॉर्मेशन हो जाएगा। हम कहने वाले क्या है कि साहब इस दर्पण से भी जो लाइट रिफ्लेक्ट होके आ रही है वो क्या इस मिरर पे कभी भी जा सकती है? तो नहीं जा सकती है। इसलिए ये इमेज इस दर्पण के लिए ऑब्जेक्ट का काम नहीं करेगा। इसलिए एक इमेज यहां पे और एक इमेज यहां पे, मात्र दो ही इमेजेस बनेंगे बेटा, इससे ज्यादा इमेज नहीं बनेगा। तो टोटल, इसलिए ये ऑब्जेक्ट यहां से 20 सेंटीमीटर पे है तो इमेज भी 20 सेंटीमीटर पे बन जाएगा। अगर आपसे पोजीशन पूछ दे तो पोजीशन भी बता सकते हैं बेटा। यहां से ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर पे है ना, तो इस प्लेन मिरर के लिए इमेज भी कितने सेंटीमीटर पे हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर पे हो जाएगा। शाबाश। तो एक इमेज यहां पे, एक इमेज यहां पे। अच्छा, तो इसलिए सॉल्यूशन में क्या लिखेगा? इसलिए टोटल कुल नंबर ऑफ इमेज फॉर्म, कुल टोटल इमेज कितना फॉर्म होगा बेटा? तो एगो यहां पे सर, एगो यहां पे, तो कितना हो जाएगा? टोटल 2 इमेजेस फॉर्म होंगे बेटा। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, थैंक यू। कितना देर से पढ़ा रहे थे? 47 मिनट हुआ। हाँ ठीक है, 40 मिनट हो गया होगा। हाँ रोक दो, ललके दाब ना।